कहाँ तक हुआ था जी? नाइट्रोजन ये गैस से गड़बड़ है सर। वाकई केमिस्ट्री समाप्त करना अब चैलेंज का विषय बन गया है। इतना बड़ा बड़ा टॉपिक है ना, सब चाहता तुरंत हो जाए। अब डिटेल में कराएंगे नहीं फिर पढ़ाने का मजा नहीं है। आइए आज नाइट्रोजन को निपटाते हैं किसी तरह। किस नाइट्रोजन बैठिए बैठिए तेजी से। नाइट्रोजन सबसे पहले तो इसका हम लोग परिचय देख लेते हैं कि कैसा क्या है। तो नाइट्रोजन है सबसे पहली कि इसका जो परमाणु संख्या है वो कितना होता है? 7 होता है। परमाणु संख्या 7। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दे 1s2 2s2 2p3, यानी पहला कक्षा में 2 और अंतिम कक्षा में 5। तो नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखें तो पहला कक्षा में 2 और अंतिम कक्षा में 5। दूसरा, अगर इसके आवर्त को देखें तो आवर्त सेल के क्या होता है? बराबर। किसी भी तत्व के आवर्त जो होते हैं वो उसमें उपस्थित सेल के बराबर होते हैं। और इस नाइट्रोजन में सेलों की संख्या 2 है, पहला और दूसरा। तो आवर्त कितना हो गया? 2 हो गया। और वर्ग कितना हो गया? तो वर्ग कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले नाइट्रोजन जो है वह पी ब्लॉक का तत्व है। किस ब्लॉक का? वैसे भी नॉन मेटल जितने भी है सब किस ब्लॉक के हैं? पी ब्लॉक के हैं। नॉन मेटल पी ब्लॉक के ही अंतर्गत आते हैं। तो पी ब्लॉक में जो रहते हैं उसका वर्ग संख्या में 10 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनके वर्ग को पता करने के लिए हम 10 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं। कितना हो गया? तो नाइट्रोजन का आवर्त 2 हो गया और वर्ग कितना हो गया? 15। कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 2 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल हैं तत्वों के जिनमें कोर इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और नाइट्रोजन के बारे में ये भी याद रखिए कि नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या नाइट्रोजन के कोर इलेक्ट्रॉन से क्या है? ज़्यादा है। अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर शेष सारे इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है और इसी को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में सजा दे तो हमें नाइट्रोजन का आवर्त 2 और वर्ग कितना पता लगा? 15। तो नाइट्रोजन आवर्त 2 और वर्ग 15 के सदस्य है। नाइट्रोजन आवर्त 2 और वर्ग 15 के सदस्य है। तीसरा, इसका आप परमाणु द्रव्यमान तो समझ ही रहे होंगे। परमाणु द्रव्यमान याद ही होगा कि नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14 mu होता है। कितना होता है?
14 mu होता है। और अगर नाइट्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा? 14 ग्राम हो जाएगा। अब अगली गुण पर आइए कि नाइट्रोजन जो है 3 प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है। नाइट्रोजन कितने प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है? 3 ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है। और यह 3 ऑक्सीकरण अवस्था है +3, -3 और +5, +3, -3 और +5। यानी कि भिन्न भिन्न यौगिकों में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो सकता है, -3 हो सकता है, +5 हो सकता है। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन कोई ऑक्सीकरण अवस्था को नहीं दर्शाता है। तो नाइट्रोजन कितने ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है? 3। और वो कौन कौन से ऑक्सीकरण अवस्था हैं? +3, -3 और +5। पूछा हुआ प्रश्न इसीलिए हम जिक्र किए हैं कि नाइट्रोजन 3 ऑक्सीकरण अवस्था +3, -3 और +5 को प्रदर्शित करता है। अब इस गैस की जो विशेषता है कि यह गैस जो है रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और विषैली नहीं होता है। विषैली नहीं होता है, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, लेकिन विषैली नहीं होता है। यानी कि यह गैस किसी भी तरह से खतरनाक नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड के तरह नाइट्रोजन गैस कोई विषैली गैस नहीं है और इसमें कोई रंग और गंध नहीं होता है, कोई रंग और गंध नहीं होता। अगली विशेषता ये याद रखना है कि नाइट्रोजन गैस का जो खोज करने का श्रेय मिले हुआ है वो किनको मिला हुआ है? रदरफोर्ड को मिला हुआ है। खोज करने का जो श्रेय मिला हुआ है किसको मिला हुआ है? रदरफोर्ड को मिला हुआ है। नाइट्रोजन का पहली बार खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। अब अगली विशेषता समझिए कि नाइट्रोजन जो है अक्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? अक्रियाशील, यानी कि यह अभिक्रिया प्रायः नहीं करते हैं। अभिक्रिया प्रायः नहीं करते हैं। यानी कि आप इसके बदले ये भी कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है अक्रिय गैस के तरह व्यवहार करता है, अक्रिय गैस के समान व्यवहार करता है। अक्रिय गैस के समान क्या करता है? व्यवहार करता है। आप ये जानते होंगे कि वर्ग 18 में जो 6 इनर्ट गैस है वह इनर्ट गैस किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसीलिए उसे हिंदी में अक्रिय गैस कहते हैं। नाइट्रोजन भी कुछ हद तक अक्रिय गैस के तरह ही व्यवहार करते हैं, यानी ये भी प्रायः किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब ये बात जानना बहुत जरूरी है कि नाइट्रोजन तो इनर्ट गैस है नहीं, नाइट्रोजन इनर्ट गैस नहीं है, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन इनर्ट गैस के तरह व्यवहार करता है। फिर भी नाइट्रोजन इनर्ट गैस के तरह व्यवहार करता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है दोस्तों कि नाइट्रोजन जो है ये भी डायएटॉमिक है। नाइट्रोजन जो है ये भी हाइड्रोजन के तरह क्या है? डायएटॉमिक है। यानी कि नाइट्रोजन के दो परमाणु मिलकर के नाइट्रोजन के एक अणु का निर्माण करते हैं। तो नाइट्रोजन जो है यह डायएटॉमिक है, नाइट्रोजन डायएटॉमिक है। अब डायएटॉमिक में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कैसा बंधन होता है? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। त्रिबंधन सहसंयोजी होता है, त्रिबंध सहसंयोजी होता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अब नाइट्रोजन के अणु में जो त्रिबंधन सहसंयोजी बंधन है
त्रिबंधन सहसंयोजी है, ट्रिपल कोवैलेंट है। इस ट्रिपल कोवैलेंट को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, बहुत अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, और उतनी ऊर्जा जो है नाइट्रोजन को प्राप्त नहीं हो पाता है। तो नाइट्रोजन अणु से परमाणु में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता है। जबकि आप जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं? परमाणु भाग लेते हैं। तो नाइट्रोजन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तब जब नाइट्रोजन के बीच के बंधन टूट जाए और वो परमाणुओं में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन इसकी बंधन ऊर्जा इतनी अधिक होती है, नाइट्रोजन की बंधन ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि नाइट्रोजन जो है उनके अणु टूटकर परमाणु में बदल नहीं पाते हैं। और यही कारण है कि यह आपको अक्रियाशील है, प्रायः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते। क्लियर हो गया? नाइट्रोजन इनर्ट गैस नहीं है, नाइट्रोजन इनर्ट गैस नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन जो है इनर्ट गैस के समान ही व्यवहार करता है, इनर्ट गैस के समान ही व्यवहार करता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि नाइट्रोजन के परमाणुओं के बीच ट्राइकोवैलेंट कोवैलेंट होता है, ट्राइकोवैलेंट होता है, त्रिबंधन सहसंयोजी होता है, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। यानी कि एक लाइन में हम बोले कि इसकी जो बंधन ऊर्जा होती है, बाउंड एनर्जी होती है, नाइट्रोजन की बंधन ऊर्जा जो होती है वह क्या होती है? अत्यधिक होती है। और यही कारण यह क्या होती है? अक्रियाशील होती है। अगर प्रश्न आ जाए कि नाइट्रोजन इनर्ट गैस नहीं है फिर भी यह इनर्ट गैस की तरह व्यवहार क्यों करता है, तो एक जो उत्तर दिया जा सकता है कि इसका बंधन ऊर्जा क्या होता है? अत्यधिक होता है। इसका बंधन ऊर्जा क्या होता है? अत्यधिक होता है, इसलिए ये अक्रियाशील होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है, नाइट्रोजन बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है, ऐसा भी नहीं है। जब कभी टेम्परेचर बढ़ करके कितना हो जाए, 5000 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तब यह अभिक्रिया कर लेता है। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच प्रायः अभिक्रिया नहीं होता है, और किसी से भी नाइट्रोजन की अभिक्रिया नहीं होता है, क्योंकि यह अक्रियाशील की तरह व्यवहार करता है बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने के कारण। लेकिन अगर टेम्परेचर को बढ़ाकर कितना कर दिया जाए, 5000 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेता है। यानी कि बहुत अधिक ताप की प्राप्ति होती है, तब नाइट्रोजन का बॉन्ड एनर्जी जो है वह टूट जाता है, बॉन्ड एनर्जी की प्राप्ति हो जाती है, और तब नाइट्रोजन रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है। जैसे एग्जांपल आपके सामने में, साधारण तौर पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता तो हमारे वातावरण में लगातार रिएक्शन होते रहते, क्योंकि नाइट्रोजन भी वातावरण में 78% है और ऑक्सीजन भी क्या है, 21% है, लेकिन वो कभी अभिक्रिया करते नहीं है। लेकिन वहीं जब टेम्परेचर कितना हो जाए, 5000 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तब नाइट्रोजन उत्तेजित होकर के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है। और यहाँ पर एक प्रश्न प्रायः पूछा जाता है कि आकाश में बिजली चमकने पर कौन गैस निकलता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। आकाश में जब बिजली चमकती है तो कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है? आप तो ये जानते होंगे कि हमारे वायुमंडल जो है उसमें 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है। साधारण ताप पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है।
साधारण ताप पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया, लेकिन जब बिजली चमकती है तो अचानक बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है। बिजली चमकने की घटना तो क्षोभ मंडल में ही होती है। बिजली चमकने की घटना कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में होती है, और क्षोभ मंडल में नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों पर्याप्त मात्रा में है। तो जब अचानक बिजली चमकती है तो टेम्परेचर अचानक बहुत ज्यादा हो जाता है, अचानक। तो बिजली चमकने पर बहुत ज्यादा ऊर्जा एकाएक बाहर निकलता है, और उस समय टेम्परेचर बढ़कर 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है, और तब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? क्लियर हो गया? तो इसीलिए याद रखिएगा कि बिजली जब भी चमकती है तो हमारे आकाश में एक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया होता है। और ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होता है, समझे कि ना समझे? इसलिए ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि आकाश में बिजली चमकने पर कौन गैस निकलता है। अब ध्यान दीजिए कि नाइट्रोजन जो है वह आपको दहनशील गैस नहीं है, दहनशील गैस नहीं है, दहनशील गैस नहीं है। इसीलिए इसका आप ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। क्या नाइट्रोजन का हम हाइड्रोजन की तरह ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ईंधन के रूप में इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हैं? तो नाइट्रोजन दहनशील गैस नहीं है, ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब दोस्तों एक बात और आइए कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस है, 78%। हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है, ठीक है ना, वायुमंडल का जो नाइट्रोजन है दोस्तों, वायुमंडल के नाइट्रोजन की एक खास बात यह है कि वायुमंडल के जो नाइट्रोजन है, वायुमंडल के नाइट्रोजन जो है, ये ज्वलन गति को क्या करता है? ज्वलन गति को क्या करता है? कम करता है। ज्वलन गति को क्या करता है? कम करता है। आप बात समझिए दोस्तों कि आप जानते हैं कि आग जो लगती है वो ऑक्सीजन के कारण, आग जो लगती है वह तब ही संभव है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, और हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति है। कितना? 21%। और ऑक्सीजन जो है वह ऑक्सीजन दहन पोषक गैस है। क्या है? दहन पोषक गैस है। ऑक्सीजन दहन पोषक गैस है, यानी आग लग गया तो ऑक्सीजन आग को भड़काएगा और ज्यादा लगाएगा। ऐसी स्थिति में नाइट्रोजन जो है वायुमंडल का, वो किसी भी आग के ज्वलन गति को क्या कर देता है? कम कर देता है। अगर हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं रहता तो फिर आग पर काबू करना मुश्किल होता। आग लगता है ना तो ऑक्सीजन जो है और भड़काता है और लगाता है, नाइट्रोजन जो है ना उसको क्या करता है? शांत करता है। यानी ऑक्सीजन जो उसका आता है वो नाइट्रोजन उसको शांत कर देता है। अब आप कहिएगा एक बात कि अगर नाइट्रोजन ज्वलन गति को कम करता है तो फिर आग लगनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वायुमंडल में तो ऑक्सीजन का 2-3 गुना है। क्या? नाइट्रोजन। 21% ऑक्सीजन, 78% क्या है? नाइट्रोजन। तो इतने अधिक नाइट्रोजन जो है वो तो आग लगने ही नहीं देना चाहिए कहीं पर। इसके भी कारण को समझिए। अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के स्थिति को देखिए, ऑक्सीजन गैस का वजन होता है 16 दूनी 32 और नाइट्रोजन गैस का वजन होता है 16 दूनी
28। यानी कि आप ये जान गए हैं कि नाइट्रोजन जो है वह क्या है, हल्की गैस है, और उसके बनस्पत ऑक्सीजन क्या है, भारी गैस है। ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन के तुलना में भारी है कि नहीं है? इसीलिए ऑक्सीजन जो है नीचे रहता है और नाइट्रोजन को ठेल कर क्या कर देता है, ऊपर दे आता है। यानी नाइट्रोजन को ऑक्सीजन टिकने ही नहीं देता नीचे में, वो ठेल कर ऊपर भगा देता है। अगर नाइट्रोजन ज्यादा भारी होता तब तो समझिए आफते हो जाता, क्योंकि आग जला ही नहीं पाते। हम जलाते और नाइट्रोजन उससे पहले उसका काम तमाम कर देता, क्योंकि नाइट्रोजन की खासियत है कि यह ज्वलन गति को क्या कर देता है, कम कर देता है। क्लियर हो गया ना? तो अगर नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति देखे तो नाइट्रोजन गैस जो है पृथ्वी के नीचे में नहीं बल्कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में पाया जाता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करिएगा, यह तो सबसे भारी गैस है। इसका वजन कितना होता है, 44 सेमी होता है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, लेकिन नाइट्रोजन सभी गैसों के तुलना में क्या है, हल्का है। इसीलिए वायुमंडल के निचले परत पर पाई नहीं जाती है, यह वायुमंडल के सीधे ऊपरी परत पर पाई जाती है, ऊपरी परत पर पाई जाती है। क्लियर? अगर हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं रहता ना, यकीन मानिए आग ऑस्ट्रेलिया में लगता, भारत तक आ जाता घूम फिर कर। वो तो कई नाइट्रोजन है कि जो ज्वलन गति पर अंकुश लगाए रहता है, ज्वलन गति पर अंकुश लगाए रहता है, वरना वायुमंडल का ऑक्सीजन पता नहीं क्या क्या करवा बैठता। क्लियर हो गया? अब आइए नाइट्रोजन जो है उसकी अगली विशेषता कि अगर नाइट्रोजन, आप जानते हैं नाइट्रोजन गैसीय भी समान ताप और दाब पर नाइट्रोजन गैस है, और इसको अगर द्रव में बदलना है, नाइट्रोजन को अगर द्रव में बदलना है तो बड़ी कठिन काम है यह। नाइट्रोजन को किस में बदलना, द्रव में बदलना। नाइट्रोजन को द्रव में बदलने के लिए नाइट्रोजन के ऊपर 33.5 वायुमंडलीय दाब लगाना पड़ता है, और टेम्परेचर घटाकर कितना करना पड़ता है, 126 केल्विन 126 केल्विन। तो नाइट्रोजन जो है वह द्रव जो बनता है बड़ी मुश्किल से बनता है, द्रव जो बनता है बड़ी मुश्किल से बनता है। नाइट्रोजन को द्रव में बदलने के लिए उस पर 33.5 वायुमंडल और उसके ताप को घटाकर 126 केल्विन करना पड़ता है, उसके ताप को घटाकर 126 केल्विन करना पड़ता है, तब जाकर नाइट्रोजन गैस से किस में आता है। और टेम्परेचर घटाकर अगर आप 63 केल्विन कर दीजिएगा तब जो है नाइट्रोजन आपको किस में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? तो 126 केल्विन टेम्परेचर पर नाइट्रोजन द्रव में बदलता है, और 63 केल्विन टेम्परेचर पर किस में बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है। लेकिन आप याद रखिएगा कि नाइट्रोजन गैस को द्रव या ठोस में बदलने के लिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दाब भी आरोपित करना पड़ता है, उस पर बहुत ज़्यादा दाब भी आरोपित करना पड़ता है। और नाइट्रोजन पर कितना दाब आरोपित करना पड़ता है, और ये बहुत बड़ा है। समान रूप से एक वायुमंडलीय दाब हमारे शरीर पर पड़ रहा है, एक 33 पड़ेगा ना हमारे शरीर पर, फट जाएगा, हड्डियां बिखर जाएगी, इतना ज्यादा दाब है यह। तो नाइट्रोजन को द्रव में बदलना एक बहुत ही कठिन कार्य है। नाइट्रोजन को द्रव में बदलने के लिए उसके ऊपर कितना दाब और ताप चाहिए। क्लियर? बात को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो कुल नाइट्रोजन
नाइट्रोजन के संबंध में 11 गुणों को याद रखना है। आइए एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि हम नाइट्रोजन के कौन कौन गुणों को समझने का कोशिश किए हैं। आइए दोस्तों एक बार आइए क्या क्या याद रखना है। याद हो गया सब कुछ? नाइट्रोजन पी ब्लॉक का तत्व है, एलिमेंट है। और ये भी याद रखना है कि जो भी अधातु है वह किस ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का। ये चैप्टर आपका अधातु का है और सभी के सभी अधातु पी ब्लॉक के सदस्य है, जिसमें नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होने के कारण नाइट्रोजन में कोर इलेक्ट्रॉन से अधिक क्या है? नाइट्रोजन में कोर इलेक्ट्रॉन से अधिक क्या है? नाइट्रोजन किस आवर्त का सदस्य है और किस वर्ग का? वर्ग 15 का पहला सदस्य नाइट्रोजन ही है। वर्ग 15 का पहला सदस्य नाइट्रोजन ही है। उसके बाद नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14 mu और नाइट्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान 14 ग्राम। नाइट्रोजन 3 ऑक्सीकरण अवस्था का प्रदर्शन करता है, +3, -3 और +5। नाइट्रोजन रंगहीन और गंधहीन गैस है, यह विषैली नहीं है। नाइट्रोजन का खोज का श्रेय किन्हें मिला है? रदरफोर्ड। नाइट्रोजन इनर्ट गैस नहीं है, नाइट्रोजन इनर्ट गैस नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से इनर्ट गैस के तरह व्यवहार करते हैं, पूरी तरह से इनर्ट गैस के तरह व्यवहार करते हैं। यानी नाइट्रोजन भी साधारण परिस्थितियों में किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, विशेष परिस्थिति में ही नाइट्रोजन अभिक्रिया करता है। और वो विशेष परिस्थिति अत्यधिक ताप है। नाइट्रोजन इनर्ट गैस न होकर भी यह प्रायः अभिक्रिया इसलिए नहीं करता है क्योंकि नाइट्रोजन की बंधन ऊर्जा अत्यधिक होती है। क्योंकि नाइट्रोजन के अणुओं में कैसा बॉन्ड रहता है? और ट्रिपल कोवैलेंट को तोड़ने के लिए सिंगल और डबल के तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उतनी ऊर्जा नहीं मिलती है, न ही इसके अणु टूटते हैं, न ही परमाणु की प्राप्ति होती है और न ही रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग ले पाते हैं। नाइट्रोजन सामान्य तौर पर बंधन ऊर्जा अत्यधिक होने के कारण अभिक्रिया किसी से नहीं करती है, लेकिन अत्यधिक ताप वाली स्थिति में ये अभिक्रिया करती है। जैसे जब आकाश में बिजली चमकती है तब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? उसके बाद नाइट्रोजन दहनशील गैस नहीं है, इसीलिए हम इन्हें ईंधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नाइट्रोजन न तो दहनशील है, नाइट्रोजन दहनशील भी नहीं है और न ही यह किसी वस्तु को जलने में मदद करती है, बल्कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की उपस्थिति से हमें क्या फायदा मिलता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की उपस्थिति ज्वलन गति को क्या करता है? कम करता है। अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं रहता तो फिर आग पर काबू पाया जाना संभव। बड़े बड़े से आग पर काबू पर लिया जाते हैं वो केवल फायर ब्रिगेड की मदद से नहीं, बल्कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की उपस्थिति से। नाइट्रोजन ज्वलन गति को आगे बढ़ने नहीं देता। अगर नाइट्रोजन भारी होता और वायुमंडल के निचले परत पर होता तो आग बिल्कुल भी नहीं लगती और एक बहुत ही खतरनाक स्थिति हो जाता, जैसे हम माचिस भी नहीं जला पाते अगर नाइट्रोजन नीचे में रहता। लेकिन नाइट्रोजन की स्थिति ये है कि वह नाइट्रोजन वायुमंडल के सबसे हल्का गैस है। नाइट्रोजन वायुमंडल का सबसे हल्का गैस है, इसलिए नाइट्रोजन निचली परत पर नहीं पाई जाती है, नाइट्रोजन ऊपरी परत पर पाई जाती है। नाइट्रोजन ऊपरी परत पर पाई जाती है। अब नाइट्रोजन को जो द्रव में बदलना बड़ी कठिन है। 33.5 डिग्री और 126 केल्विन ताप पर नाइट्रोजन गैस से क्या बन जाता है?
द्रव बन जाता है, और टेम्परेचर घटाकर 63 केल्विन कर दे तो क्या बन जाता है? क्लियर? क्या? हाँ, प्रेशर सेम रहेगा। अब आइए दोस्तों, नाइट्रोजन बनाने की विधि। अभी नाइट्रोजन बना के यहाँ है क्या? यहीं से तो असली क्वेश्चन उठता है। अब नोट में बहुत बात का जिक्र नहीं है, उसके लिए टेंशन न लीजिए, क्वेश्चन में सारे बात का जिक्र है, ठीक है ना? तो हम आपके क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, जहां तक क्वेश्चन का रेंज है वहां तक हम खींच कर ले जा रहे हैं। क्लियर? अब नोट में उतना चीज दे देंगे तो सब कहेगा कि +2 वाला केमिस्ट्री है लग रहा है, इसीलिए नोट में कम बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। केमिस्ट्री को चाह रहे हैं कि डिटेल में पढ़ने के लिए, तब तो सब कुछ पढ़ाना पड़ेगा। आइए, नाइट्रोजन बनाने की विधि, नाइट्रोजन बनाने की विधि कि नाइट्रोजन कैसे तैयार करेंगे। और हर विधियों में सबसे पहले हम जानेंगे किसका? प्रयोगशाला विधि। नाइट्रोजन को प्रयोगशाला में कैसे तैयार किया जाता है। चलिए, एक तरह की आग लगने पर नाइट्रोजन ही डालना चाहिए क्या? नहीं, आग लगने पर नाइट्रोजन डालना, क्योंकि ऑक्सीजन उसको तुरंत भगा देगा। नाइट्रोजन डालिएगा, ऑक्सीजन उससे बारी है, वो सीधा नाइट्रोजन को कहेगा तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर निकलो, है कि नहीं? इसीलिए आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड डालना पड़ेगा। 1 मिनट, कंफ्यूजन ना हो, नाइट्रोजन का वजन कितना? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन ज्वलन गति को कम करता है, लेकिन आग जहां लगा हुआ है वह नाइट्रोजन छोड़िएगा, वहां पर ऑक्सीजन पहले से है, वो बारी है, सीधा नाइट्रोजन को फेंक देगा वहां से। आग बुझाने वाली गैस कौन है? ये इसलिए है कि ऑक्सीजन पर इसको डालिएगा, अगर आग लगने वाले जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड जाइएगा, ये ऑक्सीजन को लेकर सीधे चित हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? यानी सीधा ऑक्सीजन को क्या करेगा? दबा देगा, वहां से क्या करेगा? निकाल देगा। क्लियर हो गया? हंसते का है जी? क्लियर? अब आइए, नाइट्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला में नाइट्रोजन कैसे तैयार करते हैं? तो प्रयोगशाला में नाइट्रोजन तैयार करने चाहिए अमोनियम क्लोराइड। क्या चाहिए? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड चाहिए। और दूसरा चाहिए सोडियम नाइट्राइट। सोडियम, हाँ, इसको नाइट्रेट पढ़ने का भूल नहीं करना है। ये है आपका सोडियम नाइट्राइट। NO3 रहता है ना, उसको नाइट्रेट पढ़ते, ठीक है ना? उसको क्या पढ़ते हैं? क्लियर हो गया? तो प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड चाहिए और सोडियम नाइट्राइट चाहिए। सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट, नाइट्राइट का भी वैलेंसी कितना होता है? 1 होता है, इसलिए सोडियम नाइट्राइट का फार्मूला NaNO2 होगा। क्लियर? अब इनके बीच गर्म करके अभिक्रिया करवाई जाती है। इनके बीच जब गर्म होने से अभिक्रिया होती है तो बनता है दोस्तों NH4 NO2 NH4 NO2 और NaCl। पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप में जो रिएक्शन होता है, दूसरा स्टेप में
ये जो NH4NO3 बना है, NH4NO3 बना है, सॉरी NO3 नहीं बनेगा, NO2 बना है, NO2 बना है। अब यह फिर टूट करके हमें प्रदान करेगा नाइट्रोजन और जल, नाइट्रोजन और जल। तो नाइट्रोजन गैस को प्रयोगशालाओं में कैसे तैयार किया जाता है? तो नाइट्रोजन को प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड को गर्म करके तैयार किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड को गर्म करके नाइट्रोजन गैस तैयार किया जाता है और यह अभिक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। नाइट्रोजन बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है, इस विधि में अभिक्रियाएं 2 चरणों में समाप्त होती है। पहले चरण में अमोनियम नाइट्राइट बनता है, पहले चरण में अमोनियम नाइट्राइट बनता है और अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करने पर नाइट्रोजन और जल बनता है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करने पर कौन गैस निकलता है? अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करने पर कौन गैस निकलता है? और दूसरा आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन एक निकल सकता है लेकिन वो नहीं निकलता है। क्लियर? तो प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस कैसे तैयार होता है देख लिए। प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड को गर्म करके कौन से गैस तैयार किए जाते हैं? या प्रयोगशाला में अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करके कौन सा गैस तैयार किया जाता है? अमोनियम नाइट्रेट गर्म होगा, कौन गैस निकलेगा? अमोनियम नाइट्रेट गर्म होगा, कौन गैस निकलेगा? चलिए समझ गए। अब एक अन्य विधि को समझना पड़ेगा। नाइट्रोजन गैस बनाने की दूसरी विधि, ये प्रयोगशाला विधि नहीं है लेकिन इस विधि से भी नाइट्रोजन गैस तैयार किया जाता है। नाइट्रोजन गैस तैयार करने की दूसरी विधि जो है वो अमोनिया तथा क्लोरीन, अमोनिया तथा क्लोरीन। अमोनिया और क्लोरीन के आपस में अभिक्रिया होने से भी कौन गैस तैयार होता है? अमोनिया और क्लोरीन को आपस में गर्म करने पर कौन गैस तैयार होता है? नाइट्रोजन गैस तैयार होता है। और अमोनिया और क्लोरीन के बीच जो अभिक्रिया होती है ये भी कितने चरण में? और दोनों चरण का जिक्र आपके नोट में है। अमोनिया की अभिक्रिया जब क्लोरीन से होती है तो बनता है पहले चरण में नाइट्रोजन और क्लोरीन गैस, सॉरी HCl। नाइट्रोजन बनता है और बनता है क्या? HCl बनता है। बैलेंस करिएगा तो 2 3 6 आ जाता है। क्लियर? अब दूसरा चरण में क्या होता है कि वो जो HCl बना है ये फिर अभिक्रिया करता है किससे? अमोनिया से। अच्छो HCl छो अमोनिया से अभिक्रिया करता है, अब बनाता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनिया और क्लोरीन को गर्म करने पर भी कौन गैस बाहर निकलता है? अमोनिया और क्लोरीन को आपस में गर्म करने पर कौन गैस बाहर निकलता है? नाइट्रोजन गैस निकलता है। और अमोनिया और क्लोरीन की जो अभिक्रिया होती है वो 2 चरणों में संपन्न होती है। अमोनिया और क्लोरीन की अभिक्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है? 2 चरणों में संपन्न होती है। और 2 चरणों में जो संपन्न होती है, अब इन दोनों चरणों को आप एक कर दीजिए तो आपको मिला है 6NH3 प्लस 3Cl2 और NH4Cl, ये कितना है? 6। और आपका क्या तैयार हो गया? नाइट्रोजन। ये आप 6 2 8 होगा, 6 2 8 होगा। तो इन दोनों समीकरण को एक कर देंगे तो 6 2 8। HCl तो भाग लेकर के NH4Cl बन गया है और नाइट्रोजन आपका तैयार है। तो अमोनिया और क्लोरीन के बीच जो अभिक्रियाएं होती है उसको आप डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन अमोनिया और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने से जो नाइट्रोजन गैस बनता है
अमोनिया और क्लोरीन के बीच होने से जो नाइट्रोजन गैस बनता है, यह अभिक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। अब यहां पर एक बात और ध्यान दीजिए कि इस अभिक्रिया में सबसे जरूरी बात यह है कि अमोनिया और क्लोरीन का अभिक्रिया कराकर अगर हम नाइट्रोजन गैस तैयार करेंगे, अमोनिया और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया कराकर अगर नाइट्रोजन गैस तैयार करेंगे तो हमें एक सावधानी बरतनी पड़ेगी, और वो सावधानी ये बरतनी पड़ेगी कि अमोनिया की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर अमोनिया की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हुआ, अमोनिया की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हुआ तो आपका नाइट्रोजन गैस नहीं बनेगा, बल्कि बन जाएगा नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड या नाइट्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। और यह एक विस्फोटक यौगिक है। यह क्या है? विस्फोटक यौगिक है। नाइट्रोजन किसी के साथ अभिक्रिया करके विस्फोटक यौगिक नहीं बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराकर नाइट्रोजन क्लोराइड जो बनाता है, यह नाइट्रोजन क्लोराइड विस्फोटक यौगिक है। यानी कि ये हवा के ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही क्या हो जाएगा? विस्फोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो एक बात ध्यान दीजिए कि अमोनिया और क्लोरीन के अभिक्रिया से कौन गैस तैयार होता है? अमोनिया और क्लोरीन के अभिक्रिया से कौन गैस तैयार होता है? और अमोनिया और क्लोरीन के अभिक्रिया से नाइट्रोजन गैस को तैयार करने के लिए एक सावधानी ये बरतनी पड़ेगी कि अमोनिया की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होने के कारण या अमोनिया कम निकला, कम रहा, तो फिर नाइट्रोजन गैस न बनकर क्या बन जाएगा? और नाइट्रोजन क्लोराइड कैसा यौगिक है? विस्फोटक यौगिक है। नाइट्रोजन जब क्लोरीन से ही यौगिक बनाता है, वही तो केवल विस्फोटक होते हैं, और नाइट्रोजन का कोई भी यौगिक विस्फोटक। क्लियर? तो ये विधि भी समझ गए। अब आइए एक विधि और समझना पड़ेगा। एक विधि और समझना पड़ेगा दोस्तों। ये जो है Na3 इसको कहते हैं सोडियम एजाइड। सोडियम एजाइड। और ये है आपका बेरियम एजाइड। बेरियम एजाइड, सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड। सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड। अब ये जो सोडियम एजाइड है और बेरियम एजाइड है, इसको अगर हम गर्म कर दें, लेकिन गर्म करें किसमें? किसमें गर्म करें? निर्वात में। कहाँ गर्म करें? निर्वात में। तो अगर सोडियम एजाइड को निर्वात में गर्म करिएगा या बेरियम एजाइड को निर्वात में गर्म करिएगा, गर्म करिएगा, तो भी आपको प्राप्त होगा क्या? नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगा। नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगा। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बैलेंस हुआ। यहाँ पर 3 दूनी 6 बैलेंस हो गया। तो नाइट्रोजन बनाने की एक और विधि को आपको याद रखना होगा कि सोडियम एजाइड को निर्वात में गर्म करने पर क्या बनता है? बेरियम एजाइड को निर्वात में गर्म करने पर क्या बनता है? यह आपसे परीक्षा में सीधे पूछ दे
कि एजाइड यौगिकों को गर्म करने पर कौन गैस बाहर निकलते हैं? एजाइड यौगिकों को गर्म करने पर कौन गैस बाहर निकलते हैं? या हो सकता है सोडियम एजाइड का सूत्र ही पूछ दे Na NH3, और बेरियम एजाइड का सूत्र है BaN3 एजाइड यौगिकों को निर्वात में गर्म करने पर, एजाइड यौगिकों को निर्वात में गर्म करने पर कौन सा गैस बनता है? अमोनिया को क्लोरीन में गर्म करने पर कौन सा गैस बनता है? नाइट्रोजन। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड को गर्म करने पर कौन गैस बनता है? नाइट्रोजन। तो यहाँ हम नाइट्रोजन गैस बनाने के 3 विधि का जिक्र किए। तीनों विधि समझ गए? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं क्योंकि रिएक्शन भारी भरकम है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या है रिएक्शन सब। दोस्तों यही केमिस्ट्री को तो इसी तरह पढ़ना पड़ेगा, अगर थोड़ा भी डिटेल में जाएंगे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। दिक्कत हो रहा है तो प्रश्नों को रट लेना है, टॉप कर जाना है क्या? चलिए, नाइट्रोजन गैस को प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है? सोडियम नाइट्राइड और अमोनियम क्लोराइड को गर्म करके। क्लियर? अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करने पर कौन गैस बनेगा? अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करने पर कौन गैस बनेगा? चलिए दूसरी विधि, अमोनिया को क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर कौन गैस बनता है? अमोनिया को क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर कौन गैस बनता है? कौन गैस बनता है? नाइट्रोजन। अमोनिया से क्लोरीन अभिक्रिया कराकर नाइट्रोजन गैस बनाने के लिए कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? अमोनिया की मात्रा बहुत अधिक होनी चाहिए। एजाइड यौगिकों को निर्वात में गर्म करने पर कौन गैस बनता है? एजाइड यौगिकों को निर्वात में गर्म करने पर कौन गैस बनता है? क्लियर? अब आइए दोस्तों एक बात और समझिए। हम नाइट्रोजन के प्रयोगशाला विधि को समझ गए, अब समझेंगे नाइट्रोजन बनाने की औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि क्या है? सबसे पहले समझिए नाइट्रोजन के कई उपयोग है। जैसे नाइट्रोजन के उपयोग आपके नोट में दिया हुआ, पढ़िए उसको। क्लियर? तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग व्यापक पैमाने पर अमोनिया बनाने के लिए होता है। अमोनिया पर हम आएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का इस्तेमाल अमोनिया बनाने में होता है। उसके बाद उच्च ताप को मापने वाला जो टेम्परेचर होता है, थर्मामीटर होता है, सॉरी, बहुत अधिक टेम्परेचर को मापने वाला जो थर्मामीटर होता है, उस थर्मामीटर में भी पारा नहीं, क्या यूज किया जाता है? नाइट्रोजन यूज किया जाता है। चूंकि नाइट्रोजन गैस अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करते हैं, तो जहां पर अक्रिय गैस की जरूरत है वहां पर अक्रिय गैस नहीं मिल रहे हैं, तो कौन गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है? नाइट्रोजन का। जैसे बिजली के बल्ब में भरने के लिए ऑर्गन जैसे अक्रिय गैस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऑर्गन अगर नहीं है तो उसके जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? नाइट्रोजन। वायुयान के टायर को भरने के लिए हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है,
और हीलियम अक्रिय गैस है और हीलियम की उपलब्धता नहीं है, तो हम Y1 के टायर में भी क्या भर सकते हैं? नाइट्रोजन। और ध्यान रखिएगा, कुछ लोग को लगता है कि नाइट्रोजन के टायर में हाइड्रोजन भरे जाते हैं, ये गलत है। हाइड्रोजन बहुत दहनशील गैस है जी। क्या दहनशील गैसों को भरा जा सकता है? वो भी Y1 के टायर में नहीं। तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग सबसे ज्यादा अमोनिया बनाने के लिए, उच्च ताप को मापने वाला जो थर्मामीटर होता है उसमें भी नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल प्रिजर्वेटिव के तौर पर किया जाता है। प्रिजर्वेटिव के तौर पर जैसे जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं पैकेट वाला, उसमें देखिएगा हवा भरा रहता है। कौन हवा भरा रहता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसलिए भरा रहता है क्योंकि नाइट्रोजन सस्ता है और नाइट्रोजन अक्रियाशील है। जितने भी कुरकुरे चिप्स जब जो आते हैं वे नाइट्रोजन गैस ही भरे रहते हैं उसके पैकेट में। क्यों? पहला कारण है कि नाइट्रोजन सस्ता है और दूसरा वो अक्रियाशील है, मतलब वो हमारे खाने वाले पदार्थों से अभिक्रिया नहीं करेगा। और अगर नाइट्रोजन भरा है तो ऑक्सीजन उसमें प्रवेश नहीं करेगा। और खराब करने वाला गैस कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्राणवायु है, लेकिन बहुत पहले ये भड़कीला है, आग को भड़काता है, और दूसरा ये सबको सराता है। भोजन जो खराब होते क्यों? ऑक्सीजन रिएक्ट कर लेता है। भोजन से जा जाकर ऑक्सीजन जो है उसकाते रहता है, रिएक्ट करो रिएक्ट करो। और भोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, ऑक्सीडाइज हो गया, खराब हो गया, सड़ गया, फेंक दीजिए उसको। तो वहां पर हम क्या किया? और नाइट्रोजन डाल दिए। अब नाइट्रोजन अक्रियाशील है, उसको मतलब है ना भोजन से, और वो खुद है तो कोई और दूसरा आएगा नहीं उसको खराब करने। और इसलिए हमारा खाद्य पदार्थ नाइट्रोजन में बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। उसके बाद जितने भी जंतुओं के अवशेषों को, डीएनए को लंबे समय तक सुरक्षित करने के लिए या कृत्रिम गर्भाधान जो करवाए जाते हैं उसमें पशुओं के जो स्पर्म है उसको द्रव नाइट्रोजन में ही सुरक्षित रखा जाता है। द्रव नाइट्रोजन में ही सुरक्षित रखा जाता है। तो नाइट्रोजन के कई उपयोगिताएं हैं और इसलिए जरूरी है कि नाइट्रोजन औद्योगिक स्तर पर बृहद मात्रा में तैयार हो। तो नाइट्रोजन औद्योगिक स्तर पर बृहद मात्रा में कैसे तैयार होगा? तो इसके लिए क्या किया जाता है? हवा का परभाजी आसमान। हमारा जो हवा है, हमारा जो दोस्तों हवा है, इसमें नाइट्रोजन है कितना? इसमें ऑक्सीजन कितना है ना? तो हवा का परभाजी आसमान से नाइट्रोजन भी प्राप्त किया जाता है। और तो नाइट्रोजन की कोई कमी नहीं है, हवा में 78% है। हवा का परभाजी आसवन करके व्यापक स्तर पर औद्योगिक रूप से नाइट्रोजन गैस को तैयार किया जाता। क्लियर? समझ गए? अब नाइट्रोजन का एक बार रीडिंग मारिए, देखिए कहीं दिक्कत नहीं रह गया। तब आते नाइट्रोजन के कंपाउंड पर। कहिए ऑनलाइन वाले दोस्तों, नाइट्रोजन क्लियर हुआ कि नहीं? आइए, पहला कंपाउंड है इसका क्या? अमोनिया।
नाइट्रोजन का जो सबसे महत्वपूर्ण कंपाउंड है वो है अमोनिया। नाइट्रोजन का सबसे महत्वपूर्ण कंपाउंड है अमोनिया और इसका इस्तेमाल यूरिया बनाने के लिए किया जाता है। क्या बनाने के लिए? यूरिया। और आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जिस उर्वरक का इस्तेमाल होता है वो कौन है? और यूरिया बनाने के लिए जो सबसे प्रमुख कच्चा पदार्थ है, सबसे प्रमुख कच्चा पदार्थ है वो कौन है? अमोनिया है। तो नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख यौगिक अमोनिया है जो कि यूरिया बनाने के लिए व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और यह अमोनिया जो है साधारण ताप और दाब पर किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। अमोनिया गैसीय अवस्था में रहता है, परंतु बहुत आसानी से क्या बन जाता है? द्रव में बदल जाता है। यानी कि अमोनिया जो है ये साधारण ताप किसको कहते हैं? उस ताप पर यह अमोनिया किस अवस्था में रहता है? लेकिन मात्र इस पर डाल दीजिए 7 वायुमंडलीय दाब। कितना? 7। अमोनिया आपका क्या बनकर रेडी है? द्रव बनकर रेडी। टेम्परेचर को बढ़ाने का जरूरी नहीं है, टेम्परेचर को इतने रहने दीजिए। तो अमोनिया द्रव अवस्था में पाई जाती है, लेकिन बहुत कम दाब आरोपित करने के बाद, बहुत कम दाब आरोपित करते ही है तुरंत किस में बदल जाती है? द्रव में बदल जाती है। अगला गुण अमोनिया जो है रंगहीन, लेकिन इसमें तेज गंध होती है, तेज गंध पाई जाती है। अमोनिया जो है रंगहीन होता है द्रव अवस्था में भी और गैसीय अवस्था में भी। अमोनिया कलरलेस होता है द्रव अवस्था में भी और गैसीय अवस्था में भी, द्रव अवस्था में भी और गैसीय अवस्था में भी। लेकिन इसमें तेज गंध पाई जाती है। मूत्रालय या बाथरूम में जो बदबू आती है वो किसकी बदबू होती है? अमोनिया की बदबू होती है। बायोलॉजी में भी बताए होंगे आपको। तो अमोनिया में तेज बदबू होती है। मूत्रालय की जो गंध होती है दोस्तों, वो गंध अमोनिया के कारण ही होती है। बहुत खराब गंध होता है अमोनिया में। अगली विशेषता में आइए। तीसरी विशेषता है अमोनिया का कि अमोनिया जो है, अमोनिया जल में अत्यधिक घुलनशील है, अत्यधिक घुलनशील है। बहुत कम गैस जल में घुलते हैं। अमोनिया एक अपवाद है जो गैस होकर भी जल में बहुत ज्यादा घुलते हैं, बहुत तेज गति से ये जल में घुलते हैं, बहुत तेज गति से जल में घुलते हैं। सामान्य तौर पर 1 लीटर जल में 1000 लीटर अमोनिया घुल सकता है। अब आप अंदाजा लगाइए, 1000 गुना ज्यादा अमोनिया घुल सकता है, 1000 गुना ज्यादा। तो अमोनिया जल में अत्यधिक घुलनशील है और जल में घुलकर
यह क्षारीय विलयन बनाता है। जल में घुलकर क्षारीय विलयन बनाता है, क्षारीय विलयन बनाता है। जल में घुलकर अमोनिया में हाइड्रोजन आयन देने की क्षमता है, हाइड्रोजन आयन, लेकिन फिर भी यह अम्ल न होकर यह क्या है? अमोनिया आर्हेनियस के नियम का एक बहुत बड़ा अपवाद है। जब आर्हेनियस पढ़ा रहे होंगे तो अमोनिया का जिक्र हम किए होंगे कि आर्हेनियस के सिद्धांत पर अगर आप देखें तो अमोनिया में हाइड्रोजन प्रदान करने की क्षमता है, हाइड्रोजन प्रदान करने की क्षमता है, लेकिन फिर भी अमोनिया जल में घुल करके किस प्रकार के विलयन का निर्माण करती है? क्षारीय विलयन का निर्माण करती है। अमोनिया जल में घुलकर किस प्रकार के विलयन का निर्माण करती है? क्षारीय। अमोनिया का जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। चौथी विशेषता पर आइए कि अमोनिया जो है उसमें अणुओं की आकृति, अमोनिया के अणुओं की जो आकृति होती है वो किसके समान होता है? पिरामिड के समान होता है। किसके समान होता है? पिरामिड के समान होता है, पिरामिड के समान होता है। अमोनिया एक कोवैलेंट कंपाउंड है। अमोनिया एक कोवैलेंट कंपाउंड है और कोवैलेंट कंपाउंड की अपनी एक विशेष आकृति होती है। और अमोनिया के अणुओं को अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो अमोनिया के अणु जिसमें एक नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े हुए हैं, इसकी आकृति कैसी दिखाई पड़ती है? पिरामिड के समान दिखाई पड़ती है। अमोनिया के अणुओं की आकृति कैसी दिखाई पड़ती है? पिरामिड के समान दिखाई पड़ती है। तो कितने गुणों को हम पढ़े हैं अमोनिया का? अमोनिया गैसीय अवस्था में रहता है लेकिन बहुत आसानी से द्रव में बदल जाता है। मात्र 7 वायुमंडलीय दाब पर अमोनिया गैस से द्रव में आ जाता है। दूसरा, ये रंगहीन होते हैं लेकिन इसमें तेज गंध पाई जाती है। मूत्रालय से आने वाली तेज गंध वास्तव में किसकी होती है? अमोनिया की। अमोनिया जल में अत्यधिक घुलनशील है और यह जल में घुलकर कैसा विलयन बनाती है? क्षारीय विलयन बनाती है, क्षारीय विलयन बनाती है। अमोनिया के अणुओं की आकृति कैसी होती है? पिरामिड के समान होती है। अमोनिया के अणुओं की आकृति कैसी होती है? पिरामिड के समान होती है, पिरामिड के समान होती है। अब अमोनिया जो है ना, इसको सूंघने पर जो है ना आंख में आंसू आ जाते हैं। अमोनिया गैस को सूंघने पर आंख से आंसू आ जाते हैं। इसलिए इस गैस का इस्तेमाल आंसू गैस बनाने में भी किया जाता है। हालांकि अमोनिया गैस जो है उससे आंसू गैस जो बनाए जाते हैं तो वो उतने ज़्यादा शक्तिशाली होते। शक्तिशाली आंसू गैस तैयार करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? तो अमोनिया का एक खास गुण ये भी है कि अमोनिया को सूंघने से आंखों में आंसू आ जाते हैं। अमोनिया को सूंघने पर आंखों से आंसू आ जाते हैं और इसीलिए अमोनिया का उपयोग अश्रु गैस बनाने में भी किया जाता है। अश्रु गैस बनाने में भी किया जाता है। अब आइए अमोनिया बनाने की विधि। हैबर विधि। हैबर विधि अमोनिया बनाने की औद्योगिक विधि है। अमोनिया बनाने की औद्योगिक विधि है। हैबर विधि अमोनिया बनाने की औद्योगिक विधि है। प्रयोगशालाओं में कैसे अमोनिया बनाए जाते हैं उतने डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा हैबर विधि पर आते हैं जहां से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हैबर विधि अमोनिया बनाने की नवीनतम औद्योगिक विधि है।
अगर पहले के जमाने की बात करिएगा, पहले में जमाने में एक विधि चलती थी, साइनामाइड विधि। साइनामाइड विधि एक विधि होता था, साइनामाइड विधि। और साइनामाइड विधि से भी अमोनिया को ही औद्योगिक स्तर पर तैयार किया जाता था। लेकिन साइनामाइड नहीं, साइनाइड विधि है, सॉरी, साइनाइड विधि। अमोनिया बनाने की एक पुरानी विधि है और उसका नाम क्या है, जो अब बिल्कुल भी इस्तेमाल में लाए नहीं जाते, अब बिल्कुल इस्तेमाल में नहीं लाए जाते। तो ये जो साइनाइड विधि था, इसमें इतनी ज़्यादा बिजली खर्च होती थी अमोनिया बनाने में, इतनी ज़्यादा कि अब इसका इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो गया। हालांकि और भी नई विधि का खोज हुआ है अमोनिया बनाने के लिए, लेकिन अमोनिया बनाने के लिए जो सबसे प्रचलित विधि है वो कौन विधि है, हैबर विधि। अमोनिया बनाने की जो सबसे प्रचलित विधि है वो कौन विधि है, हैबर विधि है, सबसे प्रचलित विधि है। साइनामाइड विधि इसलिए त्याग कर दिया गया, काफी विद्युत ऊर्जा उसमें खर्च होती थी और अमोनिया भी ज्यादा बनकर तैयार नहीं होता था। अब हाइबर विधि में अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है और हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अमोनिया, अमोनिया बनाता है। तो हाइबर विधि में, हाइबर विधि अमोनिया बनाने की औद्योगिक विधि है, और हाइबर विधि में अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए और क्या चाहिए, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया हाइबर विधि, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया कराकर हाइबर विधि से अमोनिया व्यापक तौर पर तैयार किए जाते हैं। अब यहां पर यह ध्यान रखना है दोस्तों कि हाइबर विधि का जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्क्रमणीय। क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद बने और उत्पाद पुनः उसी ताप पर टूटकर अभिकारक बनने लगे तो उसे क्या कहते हैं, या ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं। तो हाइबर विधि में अमोनिया बनाने के लिए कौन कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है, और इस हाइबर विधि के जो रिएक्शन होते हैं उसकी प्रकृति कैसी होती है, उत्क्रमणीय होती है। कैसी होती है, उत्क्रमणीय होती है। उसके बाद यह रिएक्शन जो है, यह रिएक्शन ऊष्माक्षेपी होती है। क्या होती है, यानी कि इस रिएक्शन के दौरान भारी मात्रा में क्या उत्पन्न होते हैं, ऊष्मा उत्पन्न होते हैं। तो हाइबर विधि का जो रिएक्शन होता है वो उत्क्रमणीय होता है और ऊष्माक्षेपी होता है, यानी इस रिएक्शन के दौरान ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, इस रिएक्शन के दौरान ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। और उसके बाद ये ध्यान रखना है दोस्तों कि हाइबर विधि में जो अमोनिया बन रहा है वो दो गैसों के बीच अभिक्रिया होने के फलस्वरूप बन रहा है, दो गैस। और जब दो गैसों के बीच अभिक्रिया होती है तो एक बहुत खास बात की ख्याल रखनी पड़ती है कि यहाँ पर दाब जो हो है वह क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए, और ताप जो है वो क्या होनी चाहिए, निम्न होनी चाहिए, निम्न होनी चाहिए। जब दो गैसों के बीच अभिक्रिया हो तो हमें क्या ध्यान रखनी चाहिए, दाब उच्च होनी चाहिए और ताप क्या होनी चाहिए,
निम्न होनी चाहिए। ऐसा क्यों? तो गैसों को आपस में दबाइएगा तब ही उसके परमाणु ज्यादा से ज्यादा टकराएंगे और तब ही तेजी से रिएक्शन होगा। और ताप इसलिए कम रखना है क्योंकि अगर गैस को ज्यादा गर्म करेंगे तो उसके अणु बहुत ज्यादा गतिशील हो जाएंगे और जिस बर्तन में आप रिएक्शन करवा रहे हैं वह बर्तन फट जाएगा। यह भी ध्यान रखें कि गैसों के बीच जब भी रिएक्शन होगी बंद बर्तन में ही होगी। खुले बर्तन में क्या ये रिएक्शन करवाए जा सकते हैं? गैसों के बीच जब भी अभिक्रिया होती है तो एक बंद बर्तन में होती है और बंद बर्तन में अगर हम दो गैसों के बीच अभिक्रिया करा रहे हो तो हमें क्या ध्यान रखनी चाहिए? दाब उच्च होनी चाहिए, ताप। और इसलिए हाइबर विधि से अमोनिया बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना है? और ताप निम्न, दाब उच्च, ताप निम्न होनी चाहिए। क्लियर? कोई दिक्कत? अब बाकी अमोनिया का उपयोग पढ़ लीजिए। सबसे भयानक उपयोग बताए कि यूरिया निर्माण में होता है। क्लियर? क्लियर हो गया? आइए दूसरा कंपाउंड पर। नाइट्रस ऑक्साइड। सबसे पहली बात कि यह एक प्रकार का क्या है? उदासीन गैस है। दूसरी बात, ये दहन पोषक गैस है, यानी ये जलने में क्या होती है? सहायक होती है, सहायक होती है। ठीक है? इसको सूंघने पर हंसी आती है तथा बेहोशी भी आती है, बेहोशी आती है। अंततः हंसते 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 मृत्यु हो जाती है। समझे कि नहीं समझे? नाइट्रस ऑक्साइड केमिकल फार्मूला तो देख ही लिए हैं, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। और इसको खोजा था किसने? डेवी ने। नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की थी? नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की थी? डेवी ने की थी, डेवी ने। और यह नाइट्रस ऑक्साइड एक उदासीन गैस है, उदासीन गैस है। और यह दहन पोषक गैस है, यानी कि यह जलने में सहायक होती है, जलने में सहायक होती है। इसको सूंघने से क्या आती है? हंसी आती है। ज्यादा सूंघने पर बेहोशी आती है और ज्यादा सूंघने पर व्यक्ति की हंसते हंसते क्या हो जाता है? मौत हो जाती है। चूंकि इसको सूंघने से बेहोशी भी आती है, इसलिए इसका इस्तेमाल एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में किया जा सकता
है। एनेस्थेटिक एजेंट यानी कि एनेस्थेटिक ड्रग वो ड्रग है जिससे बेहोश किया जाता है, जिससे क्या किया जाता है, बेहोश किया जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को सूंघने पर बेहोशी आती है, नाइट्रस ऑक्साइड को सूंघने पर बेहोशी आती है और ज़्यादा सूंघने पर बेहोशी आती है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं किसमें, एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में। और सबसे बड़ी बात कि यह दहन पोषक गैस है, दहन पोषक गैस है। और एक बार एग्जाम में यह भी प्रश्न आया हुआ है कि नाइट्रस ऑक्साइड के अणुओं की संरचना कैसी होती है। नाइट्रस ऑक्साइड के अणुओं की संरचना कैसी होती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड के अणुओं की संरचना रैखिक होती है। क्या होती है, रैखिक होती है। जिस तरह हम देखे थे ना कि अमोनिया के अणुओं की संरचना पिरामिड के समान है, अमोनिया के अणुओं के संरचना पिरामिड के समान है, तो ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसके अणुओं की संरचना रैखिक होती है, यानी कि इनके तीनों परमाणु अणु के संरचना में एक ही रेखा पर व्यवस्थित रहते हैं, एक ही रेखा पर व्यवस्थित रहते हैं। क्लियर। अब आइए नाइट्रस ऑक्साइड को बनाते कैसे हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड को बनाने के लिए NH4Cl और सोडियम नाइट्राइड का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम, इनके बीच अभिक्रिया होने से सोडियम नाइट्रेट बनता है, सॉरी अमोनियम नाइट्रेट बनता है और सोडियम क्लोराइड, और पुनः अमोनियम नाइट्रेट गर्म होकर के हमें नाइट्रस ऑक्साइड और जल प्रदान करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड और जल प्रदान करते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड को लैब में जो बनाते हैं उसमें अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं सोडियम नाइट्रेट के साथ। और ध्यान रखिएगा कि हम नाइट्रोजन बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइड के साथ गर्म किए थे, NaNO2 के साथ गर्म किए थे। यहाँ पर NaNO3 है, ये सोडियम नाइट्रेट है, तो प्रयोगशालाओं में अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्रेट के साथ गर्म करने के बाद अमोनियम नाइट्रेट बनता है। अमोनियम नाइट्रेट पुनः विघटित होकर के नाइट्रस ऑक्साइड और जल प्रदान करते हैं। क्लियर, बात समझ गए। तो नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में इतना याद रखना है कि नाइट्रस ऑक्साइड एक उदासीन ऑक्साइड है। धातुओं के ऑक्साइड की तरह नाइट्रस ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय नहीं होती है। नाइट्रस ऑक्साइड एक दहन पोषक गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड रंगहीन होते हैं लेकिन उसमें मीठी सुगंध होती है। क्या होती है, हाँ, मतलब इरिटेट करने वाला गंध नहीं होता है जैसे अमोनिया में होता है। यानी नाइट्रस ऑक्साइड आपको सूंघने दिया जाएगा तो आप आराम से उसको सूंघिएगा, इतनी मीठी सुगंध होती है उसमें। और उसके बाद सूंघने पर हंसी आती है, ज़्यादा सूंघने पर बेहोशी आती है, और ज़्यादा सूंघने पर व्यक्ति की हंसते हंसते क्या हो जाती है, मृत्यु। इस गैस की खोज सबसे पहले डेवी ने किया था। किसने किया था, डेवी, जो सेफ्टी लैम्प के खोज के लिए जाने जाते हैं, तो डेवी ने क्या था। और अगर हमें नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस कैसे तैयार करना है, तो गैस तैयार करने की विधि आपके सामने में है। नाइट्रस ऑक्साइड को हम किस प्रकार से तैयार कर सकते। क्लियर। तीसरा प्रमुख कंपाउंड है आपका क्या, नाइट्रिक अम्ल। साधारण ताप और दाब पर यह किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है।
साधारण ताप और दाब पर क्या होता है, यह द्रव अवस्था में रहता है और यह रंगहीन होती है, रंगहीन होती है। लेकिन इससे लेकिन इसमें तेज गंध पाई जाती है। क्या होती है, तेज गंध पाई जाती है। तो नाइट्रिक अम्ल जो साधारण ताप और दाब पर किस अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। यह अम्ल जो है रंगहीन होता है और रंगहीन होता है, लेकिन इसमें गंध होती है और तेज गंध होती है, मतलब इरिटेट करने वाला गंध होती है। गंध से हम नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। उसके बाद इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह बहुत शक्तिशाली आर्द्रता ग्राही पदार्थ है। आर्द्रता ग्राही पदार्थ है, बहुत शक्तिशाली। यानी इस अम्ल को आप किसी भी पदार्थ पर डाल दीजिए, उससे जल के अणु को पूरा का पूरा क्या करेगा, सोख लेगा। मानव के शरीर में 60% है ना, अगर मानव के शरीर को डाले तो 60% जल को खींच लेने की क्षमता है इस अम्ल में। बहुत ज्यादा शक्तिशाली आर्द्रता ग्राही पदार्थ है यह अम्ल। किसी भी पदार्थ में डाल दीजिए, उसका ऑक्सीजन को यह क्या करेगा, जल का उसमें नमी की मात्रा जो है उसको क्या करेगा, खींच लेगा। यानी किसी भी चीज को यह तुरंत शुष्क कर देने का, तुरंत ड्राई कर देने की क्षमता इसमें है। और ये कारण जो है दोस्तों, यह अम्ल जो है अति संक्षारक है। क्या है, अति संक्षारक है। यानी इस अम्ल की बूंद भी अगर त्वचा पर गिर गई तो त्वचा पर बड़े बड़े फोफले निकल आएंगे, इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है यह अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल द्रव अवस्था में पाया जाता है, रंगहीन होता है, लेकिन इसमें तेज गंध पाई जाती है, बहुत शक्तिशाली आर्द्रता ग्राही पदार्थ है। यह किसी भी वस्तु का नमी पूरा खींच लेने की क्षमता रखती है, वो भी बहुत अल्प समय में। और अति शक्तिशाली आर्द्रता ग्राही होने के कारण यह मानव त्वचा के लिए भी खतरनाक है। अगर इस अम्ल की बूंद ही अगर मानव त्वचा पर गिर जाए तो मानव का त्वचा झुलस सकता है। क्लियर हो गया। अब इसका जो है नाइट्रिक अम्ल का जो इस्तेमाल है विस्फोटक बनाने में, क्या बनाने में, या फिर उर्वरक बनाने में, सबसे ज्यादा विस्फोटक बनाने में और फिर उर्वरक बनाने में। काम तो और भी कई है, जैसे सोना और चांदी के अयस्कों को साफ करने के लिए नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, अम्लराज बनाने के लिए नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबसे जो बड़ी उपयोगिता है नाइट्रिक अम्ल का, कि इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा विस्फोटक बनाने के लिए किया जाता है, और दूसरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका, अब नाइट्रिक अम्ल बनाने की जो औद्योगिक विधि है वह कौन सी विधि है, ओस्टवाल विधि है। ये क्या है, औद्योगिक विधि। और ओस्टवाल विधि में नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए पहला स्टेप में अमोनिया का ऑक्सीकरण करके नाइट्रस ऑक्साइड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड बनाया जाता है।
4:5 अनुपात में लिया जाता है, 4:6 अनुपात में बनकर तैयार होता है प्रोडक्ट। और ओस्टवाल विधि में इसी रिएक्शन में किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है? प्लेटिनम उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा स्टेप में नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नहीं सॉरी, इसको पढ़ेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीजन से पुनः अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया जाता है। और ओस्टवाल विधि में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया पुनः जल से करवाकर बनाया जाता है नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस ऑक्साइड। 3 भाग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लेने पर 2 भाग नाइट्रिक अम्ल बनकर के तैयार होता है। तो नाइट्रिक अम्ल बनाने की जो औद्योगिक विधि है वो है ओस्टवाल विधि। और ओस्टवाल विधि में नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए, ओस्टवाल विधि में नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए अमोनिया और ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। या कहिए ओस्टवाल विधि से नाइट्रिक अम्ल तैयार करने के लिए मुख्य रूप से किसका इस्तेमाल किया जाता है? अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। और कुल 3 स्टेप में ओस्टवाल विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल बन करके तैयार है। नाइट्रिक अम्ल बन करके आपका क्लियर। अब ध्यान दीजिए कि नाइट्रिक अम्ल से जो है हमेशा धुएं जैसा पदार्थ निकलता दिखेगा। नाइट्रिक अम्ल को अगर आप बर्तन में रख दिया, और आप जानते हैं अम्लों का भंडारण कांच के बर्तन में किया जाता है, क्योंकि धातु से अम्ल क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। तो अम्लों का भंडारण या तो प्लास्टिक में करिए या फिर कांच के बर्तन में करिए। कांच का बर्तन सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है अम्लों के भंडारण के लिए। तो अगर हम नाइट्रिक अम्ल को ऊपर से खुला छोड़ दे तो नाइट्रिक अम्ल से धुएं जैसा निकलते रहता है। वो धुआं नहीं होता, उसको फ्यूम कहते हैं, धूम्र कहते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल से फ्यूम इसलिए निकलते रहते हैं कि उसमें थोड़ा सा नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है यह कुछ समय के बाद नाइट्रोजन पर ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। और इसी नाइट्रोजन परऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण नाइट्रिक अम्ल से क्या निकलते रहते हैं? फ्यूम निकलते रहते हैं। क्या निकलते रहते हैं? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? समझ गए? तो नाइट्रोजन कंप्लीट हो गया है। अगला क्या है? आइए अगला क्लास में फास्फोरस पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं। बस अब बहुत कम दिन चलेगा केमिस्ट्री, अब तो समाप्ति हो गया है।